बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट पढ़ लेते हैं द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इन सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 7. This periodic table displays 118 elements in the order of their atomic number. I have already told you that what is an atomic number. Atomic number होता है बच्चों number of electrons, and electrons are negatively charged and present अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन द शेल्स, ठीक है, या आप कह सकते हो वो रिंग्स, शेल्स, एनर्जी लेवल्स, लेयर्स, आप कुछ भी बुला सकते हो, क्रिएटिंग क्लाउड, ओके। तो वो जितने भी होंगे ना, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, जो कि जिनमें से तकरीबन 92 एलिमेंट्स नेचुरली आकर करते हैं, अल्लाह की तरफ से हमें मिले हैं, और बकाया जितने भी हैं 2022 वो आर्टिफिशियली मेड हैं बाय साइंटिस्ट। और वो क्यों बनाए गए हैं? ताकि कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा सकें, कुछ नए सब्सटेंसेस बना सकें, इस वजह से। द टेबल हैज़ सेवरल हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स अरेंज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। अब आपको मैं शो करवा रही हूँ पीरियोडिक टेबल, और आप देख सकते हो हॉरिजेंटली ये जो सीधी सीधी लाइनें लगी हुई हैं, इनको अरेंज किया गया है पीरियड्स का नाम देकर, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर अरेंज इन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। तो जो सीधे खड़े हुए कॉलम्स हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं, और जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको पीरियड्स बुलाते हैं। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर। तो अगर आप अभी से याद रखोगे, इट विल गोना हेल्प यू इन सीनियर क्लासेस लाइक इन 9th and 10th, ठीक है। द zigzag line at the right hand end of the periodic table divides the metals and non-metals. अब जो zigzag line आपको नज़र आ रही है, this is for dividing the metal and non-metal elements separately, ठीक है ना, उनको अलग अलग डिवाइड कर देती है। राइट हैंड एंड से हम अगर ये हम देखें, राइट हैंड एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मौजूद है। आपका जो राइट हैंड एंड है वो नहीं, जो पीरियोडिक टेबल का राइट हैंड एंड है ना, वो लाइक ये वाली साइड। नोटिस दैट हाइड्रोजन इज आउटसाइड द मेन टेबल। क्या आपने गौर किया कि मेन टेबल के अंदर से हाइड्रोजन को ज़रा अलग करके रखा गया है? इट डज़ नॉट फिट इन एनी पर्टिकुलर ग्रुप। वो किसी भी पर्टिकुलर ख़ास ग्रुप के अंदर फिट नहीं हो पाता। और क्यों नहीं हो पाता? एलिमेंट्स विद इन ईच ग्रुप शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इसलिए क्योंकि बाकी एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शेयर कर रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास तो अकेला, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड इट हैज़ नो न्यूट्रॉन इन इट। इसी वजह से सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो रखता है, न्यूट्रल जो है ना उसके अंदर है ही नहीं वो चीज़। इस वजह से उसको बेचारे को थोड़ा अलग करके रखा हुआ है। और है तो वैसे ये नॉन मेटल गैस है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग, इसके लिए थोड़ा सा ना रूल्स और रेगुलेशंस अलग हैं। अब वो कहते हैं कि एलिमेंट्स विद इन ईच ग्रुप शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब ईच ग्रुप में जो कि वर्टिकली रखे हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिश्ता रखते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं तकरीबन। द ग्रुप्स आर नंबर्ड स्टार्टिंग एट ग्रुप 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी बनती है ना, वो हमारा ग्रुप 1 आता है, और ऊपर आपको लाइन में नज़र भी आ रहा है 1 2 3 लिखा हुआ है, ये ग्रुपिंग है, ठीक है। The group number in the same as the number of electrons in outermost shell. अब मैंने आपको समझाया था कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन के शेल्स होते हैं, सबसे बाहरी शेल जो होता है ना, बाहर वाला सबसे ऊपर वाला, वो कहलाता है आउटर मोस्ट शेल। और जो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उस हिसाब से जितने उसने अपने अंदर रखे होंगे उस हिसाब से इनको अरेंज किया गया है ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। ये नहीं है कि हर एटम में अगर 20 हैं तो उसको 20 के 20 यहाँ लिख दिए जाए, नहीं। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने हैं ना, उस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इनको अरेंज किया गया है। द नंबर of electrons in the outer shell of its atom has a big effect on the way an element reacts. अब हमें जो आउटर मोस्ट शेल है ना, वही बताएगा कि ये एलिमेंट कैसा है, रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। क्योंकि अगर वो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं उसकी रिएक्टिविटी पर, उसके इफ़ेक्ट के ऊपर, कि वो नॉन रिएक्टिव है या वो स्टेबल है या न्यूट्रल है या बिल्कुल जो है ना नॉर्मल है वो। तो ये चीज़ फैसला करती है जो कि आउटर मोस्ट शेल है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दैट इज़ वाई एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टेंड्स टू
रिएक्ट्स इन द सेम वे एज ईच अदर, इसीलिए एक जैसी रिएक्शन रखने वालों को एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है, क्योंकि इनकी अगर ये बहुत रिएक्टिव है तो भी वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे, अगर वो नॉन रिएक्टिव हैं या बिल्कुल न्यूट्रल हैं उनको एक पूरे ग्रुप में, तो हम उन सबको देखकर बता सकते हैं कि भाई ये रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये नॉन रिएक्टिव है या ये कम है। ये सब उनकी ग्रुपिंग से हमें पता चल जाता है, तो इसलिए हमें समझने कि पर्टिकुलरली या सेपरेटली एक एक को नहीं देखना पड़ता, हमें पूरा ग्रुप ही समझ आ जाती है कि ये किस किस्म का रिएक्शन रखता है। A full outer shell is a very stable arrangement. Elements with full outer shell are very unreactive because the electrons tend to stay where they are. However, elements with one electron or with space for one electron in their outer shell are very reactive. तो अब इन लाइनों से आपको पता चल गया कि अगर आपने किसी एटम को चेक करना है, किसी एलिमेंट के एटम को, कि आया ये एलिमेंट रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है, इसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि अगर आपका सबसे आउटर मोस्ट शेल आपके किसी भी एलिमेंट का वो फुल हुआ है, ठीक है, और यानी फुल से मुराद ये है कि जितने भी वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है उतने उसने रखे हुए हैं, ठीक है, तो देन इट इज़ नॉन रिएक्टिव, ठीक है, वो रिएक्टिव नहीं होगा क्योंकि उनको अच्छा लगता है उन इलेक्ट्रॉन्स को कि वो जहाँ पड़े वो वहीं पड़े रहें, वो किसी के साथ रिएक्शन में मत नहीं जाएं, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको स्टेबल बुलाएंगे, नॉन रिएक्टिव बुलाएंगे या अनरिएक्टिव बुलाएंगे। और अगर आपका सबसे आउटर मोस्ट शेल किसी भी ऐसे एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल जिसमें एक स्पेस है या दो की स्पेस है और उसका वो बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, ऑक्टेट रूल क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल रहता है, और ज़्यादातर ये गैसेस होती हैं नॉन मेटल जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम इनर्ट, ठीक है ना, इसलिए गैसेस इनर्ट होती हैं बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर ऐसा हो कि उनको केमिकल रिएक्शन में आना पड़े तो आप यकीन माने बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, या आपकी लैब के अंदर बस समझ लें कि हर तरफ जो ना आतिशबाजी हो रही होगी, क्योंकि जो जिनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते ना, उनका दिल करता है कि वो किसी के साथ लड़ाई करके उनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लें ताकि वो अपना शेल कंप्लीट कर सकें, इसलिए वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू और रिएक्टिव किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, तो इनसे ज़रा बच के रहना चाहिए। तो इनको पहचानने का तरीका आपको पता चल गया कि अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन से वो फुल हुआ है देन इट मीन्स कि वो अनरिएक्टिव है, और अगर बाहरी सबसे बाहरी आउटर मोस्ट शेल के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या दो की कमी है और वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए, तो वो एलिमेंट रिएक्टिव एलिमेंट है। इसी पेज पे मौजूद डिड यू नो पढ़ लेते हैं। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड बिलोंग टू अ केमिकल फैमिली कॉल्ड द, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि आपको पता है सोने चांदी और तांबे से ना पहले ज़मानों के अंदर कॉइन्स बनाए जाते थे, तो इसलिए हम इनको कॉइनेज फैमिली से के नाम से भी बुलाते हैं। सिक्के बनाए जाते थे। They are all unreactive, do not corrode, and as a result have been used to make coins. Guess what? They are all in the same column in the periodic table. अब मज़े की बात यह है कि ये इतने स्टेबल एलिमेंट्स हैं कि ना इनको जंग लगता है, ठीक है, सोना पड़ा रहा, आप उसको ज़मीन के अंदर दफना दो, ठीक है, विदाउट पैकिंग इट और उसको शॉपर वॉपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ज़मीन में ऐसे दबा दो, ठीक है, और 10 साल बाद भी खोद कर देखोगे ना वो एज इट इज़ ही होगा, ना उसका कलर ख़राब हुआ होगा, ना उसके ऊपर जंग लगा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा हमेशा क्रूड वही मेटल्स होंगे जो कि थोड़े रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, लाइक जैसे आपके पास लोहा मौजूद है, एफई या आयरन हम उसको बुलाते हैं, एफई उसका केमिकल फार्मूला है, जब हम शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो हम एफई बुलाते हैं उसको। तो अगर आप उस पर पानी डाल देंगे ना, आप कुछ 1-2 दिन बाद देखेंगे उसके ऊपर जो है ना ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी और वो क्रूड करना शुरू कर देगा और करोजन स्टार्ट हो जाएगा, उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा और ब्राउन कलर का उसके ऊपर रस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे कांसी है और बहुत सारे दूसरे भी हैं जिनको हम आगे जाके ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये वो मेटल्स हैं जो थोड़े रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो क्रोजन होता है उनके अंदर जंग भी लगता है, उनके रंग भी चेंज होता है।
लेकिन ये जो 3 है ना, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इसी वजह से लोगों ने अपने पैसे बनाने के लिए इन 3 को इस्तेमाल किया, और वो 3 है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। और ये हज़ारों साल भी अगर हम खुदाइयाँ करते हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है या हम वहाँ पर खुदाई करते हैं, तो आपको पता है सोने के चांदी के सिक्के मिलते हैं और अपनी असली हालत में होते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होती है ऊपर, उसको अच्छे से साफ़ करने से वो दोबारा से चमकने लगते हैं। चलते हैं आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 आर कॉल्ड द एल्कलाई मेटल्स। आपने तमाम ग्रुप के जो जो मेटल्स हैं उनके नाम याद रखने हैं। ऑल एल्कलाई मेटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितने एल्कलाई मेटल्स हैं उनके आउटर शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। द एलिमेंट इन ग्रुप 2 आर कॉल्ड द एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मौजूद हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, दैट्स वाई वी कॉल देम ग्रुप 2। और इसी से आपको याद हो जाएगा कि अगर ग्रुप 1 है दैट मीन्स कि उसके बाहरी शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको ग्रुप 1 का नाम दिया गया है, और वो एल्कलाई मेटल है। और फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनको ग्रुप 2, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 3 की बात की जाए तो अगेन इसमें भी जो एलिमेंट्स इंक्लूड हैं उनको ग्रुप 3 में इंक्लूड किया गया है, विच हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। तो ग्रुप 3 से पता चल गया कि इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4, 5 दोनों में आप देख सकते हो। 4 जो है उनको कार्बन फैमिली बुलाया जाता है, ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ग्रुप 4 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट शेल में 4 है। तो ये तो चीज़ आपके साथ साथ चल ही रही है ना, आपको 4, 5, 6 का पता चल रहा है, लेकिन आप उनके नेम्स को ज़रूर याद रखना कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ग्रुप 5 जो है उसको नाइट्रोजन फैमिली में उन्होंने डाला हुआ है, इंक्लूड है, वो नाइट्रोजन फैमिली का हिस्सा हैं। और इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 6 ग्रुप की बात करें, या उससे पहले हम पढ़ लें कि ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6, ठीक है। तो ग्रुप 6 में जो मेन एलिमेंट्स बनते हैं ना, वो ऑक्सीजन एंड सल्फर हैं। और इन एलिमेंट्स का जो ग्रुप है सब और मिलाकर ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा वो 6 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं कि ग्रुप 4 के अंदर हमारे पास क्या है, वो कार्बन फैमिली है। ग्रुप 5 में नाइट्रोजन फैमिली है। एंड ग्रुप 6 में जो 2 मेन एलिमेंट्स हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हमारे रूटीन में भी हमारे साथ इन कांटेक्ट में है, वो ऑक्सीजन है और कुछ सल्फ़र है, ठीक है ना। तो ये हम मेन इनके जो एलिमेंट्स बनते हैं ना इस ग्रुप के, वो ये हैं। और 6 होने की वजह से ग्रुप 6 है, तो आपको पता होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 7 की बात करें तो पीरियोडिक टेबल कंटेन द हैलोजन, और हैलोजन का नाम सुनते ही ये ग्रुप 7 है। जैसे आप क्लास 7 में हैं तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि आप लोग तो भाई बहुत रिएक्टिव हो, और इसलिए आपको हैलोजन बुलाया जा रहा है। These are reactive element because their atom have one empty space in their outer shell। अब outer shell के अंदर empty space है, इसका मतलब है कि अब ये ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मिले जिसको हम अपने शेल के अंदर रखकर अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करें और स्टेबल हो। हैलोजेंस आर कलर्ड गैसेस एंड आर वेरी पॉइजनस। ये वो कलर्ड गैसेस हैं जो बहुत पॉइजनस होती हैं। इनके नाम मैं आपको बताते चलूँ तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन, या ब्रोमीन भी आप बुला सकते हैं इसको। तो ये वो सब जो है ना रिएक्टिव गैसेस हैं और बहुत पॉइजनस होती हैं। और इनको अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखो तो देखो ये 7th ग्रुप के अंदर लाई करती हैं। देख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन वगैरह, और एक और भी है। अब चलते हैं ग्रुप 8 की तरफ। परहैप्स द मोस्ट फेमस ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज ग्रुप 8। ग्रुप 8 या ग्रुप 8 या क्लास 8 आप समझ लें, जो आपसे सीनियर क्लास है ना, वो तो बड़ी मशहूर है पूरे स्कूल के अंदर, ठीक है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 बहुत मशहूर है क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े जो है ना तुरम खान बैठे हुए और बहुत लाइक बच्चे हैं वहाँ पर, ठीक है। ग्रुप ओ भी बुलाया जाता है इसको, द नोबल गैसेस। और वहाँ कौन मौजूद है? नोबल गैसेस मौजूद हैं। अब नोबल गैसेस होती क्या हैं? दे आर फेमस
बिकॉज़ दे डू नॉट रिएक्ट। अब वो उनको किस चीज़ की शोहरत मिली हुई है? ये वो गैसेज़ हैं जो कि किसी के साथ रिएक्शन में नहीं जाती। दिस इज़ बिकॉज़ देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल आर कंप्लीटली फुल, और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। और नॉन मेटल्स जितनी भी चीज़ें होंगी, ज़ाहिर बात है वो गैसेज़ ही होंगी, और वो अपने आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट रूल के तहत 8 इलेक्ट्रॉन से फिल रखेंगी। ये हैं आपकी नोबल गैसेज़: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडन, अग्नेसेंस। तो चलते हैं आप दूसरी तरफ। अभी आपकी बुक के ऊपर ये हैलोजन सच एज ब्रोमाइन आर कलर्ड पॉइजनस गैसेस, दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। और वो यूज़ होती हैं, ये बड़ी बड़ी जो लाइट होती है ना शादियों में लगाने वाली, बड़ी सर्च लाइट्स होती हैं ये। और इसके अलावा हीलियम इज़ यूज टू फिल बलून्स बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर। हीलियम फिल बलून्स फ्लोट अपवर्ड्स एंड दे आर ऑल्सो सेफ टू यूज़। और हीलियम जो है वो आपकी नोबल गैसेस में आती है। इससे हम देखते हैं कि आप अपने गुब्बारे फुलाते हैं जो कि फ्लोट करते हैं हवा के अंदर, ऊपर की तरफ उठते हैं, हवा में उड़ते हैं, ठीक है। आगे एक और पिक्चर है: अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, दे रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर। अब एल्कलाइन मेटल्स की एक जो फन फैक्ट वो ये है कि ये आप छुरी के साथ भी इनको काट सकते हैं, ठीक है, लाइक अ एप्पल। और ये बहुत रिएक्टिवली वायलेंटली रिएक्ट करेंगे अगर आप इन पर पानी डाल दोगे या इनको पानी में डाल दोगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। टेस्ट योरसेल्फ मैंने यहाँ ऐड नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अभी जो सीपी के मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँगी उसी में ये आपका सारा कवर हो जाएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।